हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर यदि आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त नहीं कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो अब भी संभल जाइए। नींद आ जाती होगी या कोई और डिस्ट्रक्शन आ जाते होंगे तो यार उसको रुको, क्योंकि यदि आप नहीं ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सपने जितने बड़े होंगे नींद उतनी कम आएगी। कुछ बड़ा सोचो, मुझे टॉप करना है, मुझे इतने परसेंट लाना है। एक गोल फिक्स कर दो प्यारे दोस्तों कि मुझे कितना लाना है। आप 95% लाना चाहते हो, 98% लाना चाहते हो, कितना लाना चाहते हो, आप अपना गोल फिक्स कीजिए और उसको प्रूफ करने में लग जाइए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। यार यदि आप अच्छे से करोगे, अपने स्कूल में टॉप करोगे, अपने एरिया में टॉप करोगे, अपने ज़िला टॉप करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत ही आपका पहचान होगा कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत किया, इतना लाया। तो मैं आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा प्यारे दोस्तों। मैंने सोचा कि आपको शुरू में ही कुछ लाइनें बता दिया जाए, जिससे आप मोटिवेट होकर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम से जितने डाउट हों पहले चैप्टर से, और मैं प्रयास करूंगा कि मैंने उसमें भी कहा था यार कि ख़त्म कर दूंगा, लेकिन लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिस वजह से मुझे रोकना पड़ा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसमें मैं ख़त्म कर दूं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 था रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। और इसके यदि आप 2 लेक्चर नहीं देखें प्यारे दोस्तों, सीरियसली उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना देखे आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फ़िलहाल थ्योरी है तो पढ़ेंगे तो डेफिनेशन तो याद ही हो जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे। अगर सीरियल से चलते रहोगे, मेरे साथ चलते रहिए। अभी 2 ही लेक्चर हुआ है, ये तीसरा है, अभी समय नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग उसमें अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। उसी में एक निकल कर आ गया था प्यारे दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने बताया था कि आप जब एक टॉपिक को पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही इसमें भी पढ़ोगे तो इसमें भी आपको एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं पहले वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिससे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। अब प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आपने संयोजन में देखा था क्या हुआ था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ते थे, एक उत्पाद बनाते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक टूट रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। यानी संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टी प्रक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। आप जैसे डेफिनेशन देना चाहते दे सकते हैं। अगर यार यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आप देख सकते हैं इधर अभिकारक, इधर वाले को बोला जाता है अभिकारक, इधर वाले को बोला जाता है उत्पाद। और इसमें प्यारे दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे इसको ऊष्मा दिया गया है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। अब आप कहेंगे सॉलिड, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए उसके सूत्र के साथ साथ हम उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं कि वो किस रूप में है। तो यहाँ है सॉलिड के रूप में, यानी ठोस, ये भी सॉलिड ठोस के रूप में है, और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। यहाँ ऊष्मा दिया गया, एक अभिकारक था, इधर टूटकर 2 उत्पाद बन गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब वियोग, अलग हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि आप जो रासायनिक सूत्र हैं उनकी एक लिस्ट बनाते चलिए, ताकि आपको जब भी रिएक्शंस देखने को मिले तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है, आप उतार लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो डोंट वरी प्यारे दोस्तों, मैं एक रासायनिक जितने भी चैप्टर 1 में ऐसे फार्मूले दिए होंगे CaCO3 में खोज कर एक वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मैं आपके लिए मेहनत करूंगा दिन प्रतिदिन, लेकिन उसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा।
अब यहाँ कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार यदि बात करें तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन सिल्वर तथा क्लोरीन में होता है। अब सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को हम अगर सूर्य के प्रकाश में हम क्या करें, दिखाएं या ले जाएं तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो सिल्वर AgCl जो है ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, सॉलिड में होता है। अगर इसको सूर्य का प्रकाश दिखाया गया तो इसको भी उष्मा मिलेगा तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया। तो आप देख सकते हैं ये भी एक अभिकारक है, एक ही है, इसमें दो भागों में टूट गया। अब यहाँ देख लेते हैं आगे। तो इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में यदि सिल्वर ब्रोमाइड ले जाया जाए तो उसका भी वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में हो जाता है। या सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला AgBr होगा, और इसको भी सूर्य प्रकाश से यदि दिखाया गया तो ये भी सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, ब्रोमीन में टूट जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन तीनों में आपने देखा कि एक ही अभिकारक है लेकिन टूटकर दो अलग अलग उत्पाद बना ले रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, जो कि जहाँ भी आ जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो वहाँ आपको सावधान हो जाना चाहिए। सावधान इसलिए हो जाना चाहिए कि MI* जो मैं लिखवाता हूँ, MI* मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको यार बच के नहीं जाना चाहिए आपकी नज़रों से, क्योंकि यही जो है बहुविकल्पी बनाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में भी बहुविकल्पी देखने को मिलते हैं। तो वो बहुविकल्पी की तैयारी आप अलग से करोगे तो इससे अच्छा है मैं जहाँ MI* बता दूँ सबको रट लीजिए, सबको याद कर लीजिए, और वही MI* आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएंगे। तो यार वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब ब्लैक एंड वाइट फोटो क्या है प्यारे दोस्तों, जिसे आप लोग निगेटिव फोटो बोलते हो ना, वही है ब्लैक एंड वाइट फोटो। जैसे आप देखोगे, कभी आप मूवी देखोगे या सीरियल देखोगे तो किसी की याददाश्त चली जाती है तो थोड़ा थोड़ा जब आने लगता है तो उसको कुछ निगेटिव फोटो दिखाई देता है उसके माइंड में, मतलब क्लियर उसका फोटो नहीं पता चलता है। ब्लैक एंड वाइट, मुंह काला रहता है और सब चीज़ें सफ़ेद रहता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब दूसरी बात MI* की में क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं जब कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए की बात आई तो यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा दिया गया है जिससे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। अब देख लेते हैं यहाँ पे अगर इसको तोड़ने की बात आई है तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश दिया गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता हो जाती है, कभी कभी विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यानी इतनी चीज़ें आपको प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे की भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी के लिए जितना बताया पहले आप उसको इतना तैयार कर लीजिए। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि वियोजन अभिक्रिया यदि डिफाइन करना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों सिंपली भाषा में आपको क्या कहना होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक अभिकारक में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसमें मैंने तोड़ दिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद मैंने AgCl लिया जिसको आप लोग सिल्वर क्लोराइड बोलते हो। यदि इसे सूर्य के प्रकाश में ले जाया जाता है तो ये भी प्यारे दोस्तों क्या होता है कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को भी मैंने देखा तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों इसके बारे में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताया कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। मैंने ये बात इसलिए 3 बार बोला प्यारे दोस्तों क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये 1 नंबर देखने को जरूर मिलेगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का यूज किया जाता है। तो आपका जवाब होगा AgBr। MI* दूसरी बात क्या है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए यानी अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें उष्मा की या प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए यार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि उष्मा क्या था, इसके पहले वियोजन अभिक्रिया में दोस्तों उसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या होता था, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी।
तो यार यहाँ से उसको देखते हुए आपको एक रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिल जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैंने बोला था छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे दोस्तों एक हेडिंग को पढ़ने के बाद। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ही संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा था तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा था जिसमें ऊर्जा निकलती थी। अभी वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा तो देखा हम लोगों ने रिएक्शन होने के लिए उसमें ऊष्मा या प्रकाश की आवश्यकता हो रही है। तो बोला जा रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें या जो ऊर्जा अवशोषित करे या ऊष्मा अवशोषित करती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो मतलब कि अभिक्रिया होते समय क्या करें, ऊष्मा को अवशोषित करें। अगर ऊष्मा अवशोषित नहीं होगी तो वो अभिकारक में या उत्पाद में नहीं टूटेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मा सोखते हैं ऐसी वाली अभिक्रिया। तो यहाँ देखते हैं मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दिया तो क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसका डेफिनेशन भी आसान है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखकर आपको एरो पर ऊष्मा दिखा देना है ताकि इससे पता चल जाएगा कि ऊष्मा अवशोषित कर रही है। अब हमारा जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों है विस्थापन अभिक्रिया। ये सब जो डेफिनेशन है प्यारे दोस्तों मैं जल्दी इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको डेफिनेशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल देकर बोर्ड एग्जाम में लिखकर 2 एग्जाम अपने जेब में लेकर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे। विस्थापित करने का मतलब प्यारे दोस्तों मार्का हटा दे, हटो यहाँ से। इसका मतलब ये है ना, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब उसके स्थान से हटा देना। प्यारे दोस्तों जैसे एक बात है, आप अपने क्लास में बैठे हो, आपके बेंच पर कोई मतलब कि आपके स्थान पर कोई दूसरा लड़का है या वही बैठा है अपने स्थान पे, तो आप क्या करते हैं, मार दे, उठ चलो यहाँ पे, मतलब उसको उठाकर दूसरे स्थान पे भेज दिए, मतलब उसको वो हटा दिए आपको उसके स्थान से और अपना जाकर बैठ गए हैं। तो वैसे ही क्या होता है प्यारे दोस्तों, ऐसे रिएक्शन में होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे। जैसे आप मजबूत थे, अधिक थे, आपके पास बल था ज़्यादा, और कम बल वाले को आपने उसे हटा दिया, डांट कर या मारकर भगा दिया और उसके स्थान पे खुद ही बैठ गए। तो वही होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि Fe+Cu ये कापर सल्फेट का विलयन है प्यारे दोस्तों। कापर सल्फेट का विलयन जल में ही होता है और मैंने बताया था जब जल घुला हो तो उसे एक्वस से दिखाते हैं AQ। आपने यदि शुरू में लेक्चर लिया होगा तो उसमें देखा होगा, मैंने बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए उनके रासायनिक सूत्रों के साथ साथ उन्हें हम भौतिक अवस्थाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये AQ है जो वो जल में रहे, इसका मतलब ये है, इसका जलीय विलयन लिया गया है। तो आप घबराइएगा नहीं, और ये सॉलिड है। तो आपने देखा कि जो आयरन है वो कापर सल्फेट के विलयन में जैसे ही क्रिया किया तो किया क्या, ये कापर सल्फेट को हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ CuSO4 है तो यहाँ पहुँचते ही FeSO4 हुआ। कापर सल्फेट में जो कापर था उसको हटा दिया गया, हटाने के बाद Fe खुद आकर बैठ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर सल्फेट बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर जी हम कैसे पहचानेंगे कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है। तो घबराइए नहीं प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है यहाँ पे जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम। तो यहाँ मैंने दिया है तत्वों की क्रियाशीलता का घटता क्रम। प्यारे दोस्तों जितना मैंने लिखा है ये सफिशियंट है आपके लिए, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा आप कर ले जाओगे आसानी से। यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, कापर है, Ag है, Pt है। तो आप यहाँ थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यही वाला मैं एग्जांपल आपको दिया हूँ। फेरस क्या है, जो आयरन है वो कापर से अधिक क्रियाशील है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है प्यारे दोस्तों वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद होता है छोटा होता है। आप आसानी से समझे होंगे छोटे क्लासों में कि अगर 5 है और 3 है कौन बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुँह खोल देते थे। तो प्यारे दोस्तों यही है। तो अगर इसमें से आपको दिख जाए तो मैंने दिया है कालू ने मंगाया आलू, जिनको फेर कर आ गया पता लो। है ना बहुत ही मज़ेदार ट्रिक प्यारे दोस्तों। तो के का मतलब कालू, एन मतलब ने, Mg मतलब मंगाया, Al मतलब आलू, Zn मतलब जिनको, Fe मतलब फेर, Cu मतलब कर, Ag मतलब आ गया, Pt मतलब पता लो। यदि इन सभी में से यदि आपको पहले ये दिया जाएगा, और कभी कभी तो प्यारे दोस्तों ये से ऐसा भी रिएक्शन बन सकता है, कहेगा क्या
ऐसा रिएक्शन संभव है कि आपको दे दिया जाएगा CuSO4 या Cu प्लस FiSO4 और यहाँ पे दिया जाएगा CuSO4 प्लस Fe। पूछेगा क्या ऐसा संभव है रिएक्शन, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये तो कमज़ोर है ना, ये कम क्रियाशील तत्व है और अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं अपने यौगिक में से विस्थापित कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करेंगे, कम वाले नहीं। तो आप यहाँ से इस ट्रिक को लागू कर देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा क्रियाशीलता है, किसका कम। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम वाले को निकाल देगा, लेकिन कम वाला ज़्यादा वाले को कभी नहीं निकाल पाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। यार इसमें क्या होता था, विस्थापन अभिक्रिया में अभी आपने देखा कि जो अधिक क्रियाशील था वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता था, उसके यौगिक में से भगा देता था। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है, दोनों अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं कि भैया तुम हमारे स्थान पे चले जाओ, हम तुम्हारे स्थान पे चले जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक के बीच ही बात होगी, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों, जब भी आप यौगिक को तोड़ोगे तो वो आयनों के रूप में दिखेंगे आपको। जैसे आप NaCl का नाम सुने होंगे, तो जब NaCl टूटता है तो ये क्या है, Na+Cl-। तो ऐसे ही हर एक यौगिक का निर्माण आयनों से होता है। तो वो लोग क्या होता है, आयन का आदान प्रदान कर लेते हैं, भैया तुम हमारे स्थान पे जाओ, हम तुम्हारे स्थान पे आते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मतलब कि 2 बार विस्थापन हुआ है, इसका मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड से क्रिया किया। तो आप देख सकते हैं कि Ba कहाँ चला गया, SO4 के स्थान पे BaSO4 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ से NaCl बन गया, यानी Ba के स्थान पे Na आ गया और Na के स्थान पे Ba चला गया। आप इन सब रिएक्शन में देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चलते हैं आपको अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया पे। प्यारे दोस्तों यही दोनों अभिक्रियाएं पढ़ने के बाद हमारा एक दो टॉपिक और बचेगा। इसके बाद हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया इसके आगे बताता हूं और जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। प्यारे दोस्तों उपचयन का अन्य बुक में आप देखोगे तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन दिया है तो इसको अलग अलग बुकों में, यहाँ NCERT में केवल उपचयन दिया है, लेकिन अलग बुक में आप देखोगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दिया गया है उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों अभिक्रिया के समय, यानी जब अभिक्रिया हो रहा हो, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी देखिए अभिक्रिया हो रहा है तो अभिकारक में जो है तत्व अगर उसमें उत्पाद में जाते जाते ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम बोलेंगे कि प्यारे दोस्तों उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ दिया गया है कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कॉपर है, अगर इसको गर्म करेंगे तो वायु की उपस्थिति में, क्योंकि बिना वायु के तो जलेगा ही कुछ नहीं। तो यहाँ दिया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे किया गया CuO। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर अकेला था, लेकिन उत्पाद में जाते जाते ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो गई, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ देखा जाता है अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। तो अब यदि देखा जाए तो यहाँ बोला जाएगा अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो हम देख रहे हैं उत्पाद में जाते जाते ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद में जाते जाते ऑक्सीजन गायब हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, जिसे आप लोग इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है प्यारे दोस्तों। हालांकि इस एग्जांपल में अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहे हैं, लेकिन आपको पहचानना है। तो अगर देखा जाए तो यही वाला रिएक्शन हम लेते हैं, CuO है, जो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जो है बच्चों, उसको हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दिए। तो आप देखेंगे क्या कि कॉपर ऑक्साइड उत्पाद पे जाते जाते ऑक्सीजन निकल गया, और जो ऑक्सीजन निकला वो किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ।
तो यदि हम देखें तो Cu में ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। और हम लोगों ने पढ़ा है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब जब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो Cu का क्या हुआ, अपचयन। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही अभिक्रिया हुआ उत्पाद में जाते जाते हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यानी O में जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए H का यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन। यहाँ से एक बात हमें निकल कर आया कि इस अभिक्रिया में तो यार दोनों एक साथ हो रही है, अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। तो हम लोगों ने एक रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ाया जाता है हम लोगों को, तो उसमें क्या है प्यारे दोस्तों कि जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, यानी ऑक्सीजन जुड़ता भी है, एक में से ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक में से ऑक्सीजन निकलेगा, तो एक साथ होती है, तो उसे हम लोग अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो Cu का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगर इसमें देखें हम लोग तो H का क्या हो रहा है, नहीं दोस्तों इसमें अपचयन लिखा जाएगा क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, और उसके बाद इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। यहाँ से एक बात आप समझ गए होंगे कि कुल मिला जुलाकर यदि ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, यानी यदि उपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, अगर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलना चाहिए। इतनी बात यदि आप समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अपचयन तथा उपचयन का बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि यार कि कैसे पहचाने हम एक लाइन में। तो आप पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ अपचयन और उपचयन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ दिया गया है अपचयन तथा उपचयन का वास्तविक अर्थ। यार दोस्तों यदि वास्तविक अर्थ हमें समझना है तो अभी आप देख लीजिए, हम लोगों ने पिछले वाले में हमने एक टॉपिक पे पढ़ा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या अथवा कमी, वृद्धि हो रही थी तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन और कमी हो रही थी तो अपचयन हो जा रहा था। यहाँ देखिए उपचयन के लिए बेसिक बात याद ये रखना है प्यारे दोस्तों कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी, तो हम सबसे पहले बोल देंगे कि ये उपचयन का उदाहरण है। और उसके बाद अपचयन में बात करें तो ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि बोल सकते हैं। आप इसी एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिया था 2CuO प्लस H2, यहाँ हम लोगों ने देखा Cu प्लस H2O। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ऑक्सीजन यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमने बोला कॉपर में अपचयन हुआ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उपचयन। कुल मिला जुलाकर प्यारे दोस्तों बेसिक बात ये समझना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन, कमी होगी तो अपचयन, या उसमें से हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी उपचयन होगा और अपचयन, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो भी हमारा अपचयन होगा। तो आप ये इससे समझिएगा क्योंकि ये बहुत आगे की टॉपिक है, अगले क्लास में आपको काम देगी 11th-12th में। अभी के लिए बस आपको वृद्धि और कमी को जानिएगा। तो यहाँ दिया गया है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। कुछ प्रभाव आसपास देखे जाते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जब संक्षारण को इंग्लिश में बोला जाता है कोरोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता मतलब होता है नमी प्यारे दोस्तों के आदि के संपर्क में आती है तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब जब भी कोई धातु को अगर खुला छोड़ दिया जाए, जैसे अभी आप एग्जांपल लोगे लोहे की, तो कहा गया नमी युक्त वातावरण में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। अब जंग जब लग जाएगा तो उसको आप रगड़ोगे तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि नमी युक्त वातावरण में धातुओं पर जंग लगकर नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अन्य धातुओं जैसे चांदी तथा तांबा में भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये था उपचयन का प्रभाव। अब एक प्रभाव और देखा जाता है विकृत गंधिता, जिसे आप रैंसिडिटी कहते हो। तो रैंसिडिटी क्या है प्यारे दोस्तों, लंबे समय में वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें तैल मिला हो प्यारे दोस्तों, स्वाद अब उपचयन के कारण खराब हो जाता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब भी आप पूड़ी या कुछ भी बना कर रख दिया जाता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसका जो तैलीय पदार्थ होता है वो स्वाद उसका बिगड़ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता।
यहाँ Mi स्टार फिर से आ गया प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा इन दोनों को। तो कहा गया है वायु की ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का उपचयन होता है, यानी वायु का यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उसके कारण हमें यहाँ उपचयन होता है। यहाँ दिया गया चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरे जाते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चिप्स वाले पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो आपका आंसर ये होगा, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों आज का हमारा वीडियो एकदम से समाप्त हुआ। अब हम चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।